बंगाल में हो रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी का वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप। ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए की मांग। बीजेपी बोली दिमागी रूप से बीमार है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होने के बाद जहां एक तरफ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार अपने देश की तरफ भाग रहे हैं और उनके ऊपर बीएसएफ ले रही है लगातार एक्शन, पर वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री और सरकार टीएमसी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है इसी एसआईआर के खिलाफ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अब एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी सड़क पे पहले ही धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं और अब एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहां पर टीएमसी पार्टी के द्वारा लगाई गई याचिका में यह कहा गया है कि एसआईआर को तुरंत पश्चिम बंगाल में रोक दिया जाए और टीएमसी की तरफ से डाली गई याचिका किसी और के द्वारा नहीं, लोकसभा सदस्य माला राय और राज्यसभा सदस्य डोला सेन के द्वारा दायर की गई है। मामले की सुनवाई अब जल्द ही होने वाली है और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये याचिका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में सिलीगुड़ी में आयोग की ये प्रतिक्रिया, यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में रुक जाना चाहिए। इसी के साथ साथ सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है और सवाल उठाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में जल्दबाजी में एसआईआर को लागू किया गया है और जिस तरीके से जल्दबाजी में एसआईआर पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जिसमें गलतियों की काफी ज्यादा गुंजाइश है और वैध लोगों के नाम हटाने का डर भी पार्टी को है और वैध लोग जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के कर्ता धर्ता हैं, आज क्या पता उन लोगों के भी नाम चुनाव आयोग के द्वारा काट दिए जाएं। ये तमाम बातें याचिका में लिखी गई हैं टीएमसी के द्वारा। अब देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर होगी सुनवाई तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने एसआईआर को रोकने के लिए लगाई है याचिका। इससे पहले तमिलनाडु की डीएमके सरकार के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई गई है और ऐसी कई और पार्टियां हैं जो विपक्ष का ही हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। टीएमसी के साथ साथ डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने एसआईआर का विरोध किया है, पर सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के द्वारा ही मचाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप बीजेपी के नेता कई बार लगा चुके हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता शंकर घोष ने कहा है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं और वो दिमागी रूप से बीमार हैं। सुनिए शंकर घोष का ये बयान। See, her mental health is in stake. I think she should consult with the doctor. The way she is behaving, it is not proper as Chief Minister as well as one of the honorable citizen of our state. I hope she should understand there is no stay order from the Supreme Court itself. So SIR will be done in the state as directed by the ECI as a constitutional body. The way she is trying to confuse the people of West Bengal, it is not at all admissible. I hope that the people will understand the person, the lady who received the enumeration form from the BLO and again she hit the street opposing the SIR. This is called double standard. People of Bengal should understand and will be ready to throw her into the ocean in the coming election. She said that SIR process is not possible in the 2 months. It takes at least 2 years. It should be stopped. I think she is still believing that she is living in her birth year.
See, in the year 2002, when last SIR was complete, all over the West Bengal you have observed several PCO STD booths. Now you will not find a single one. Time progress, due to technology, the procedure is also changed. Previously, if any voter want to find or search his or her name, they have to go to the political office or the public representative office day after day to find out their name in the voter list. Now, you can find your name with a click. So this is the way time changes, procedure changes, work changes. The way she tried to confuse the people regarding SIR, this time frame is one of the important component where she is saying every lies in every moment. बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर हमलावर है और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि वैध लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग जो बंगाली बोलते हैं उन्हें बांग्लादेशी बताने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ जिन लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से कर रही है, जिनके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट तो मिल ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में बची जगहों के इन जगहों पर रह रहे लोगों के ऊपर बीएसएफ लगातार एक्शन ले रही है। जिस तरीके से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ बीएसएफ का एक्शन है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की अवैध बांग्लादेशियों को पकड़े जाने पर यह तमाम बौखलाहट है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, वो जनता कह रही है जो लगातार टीएमसी पर सवाल उठा रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी को एसआईआर से इतना ज्यादा डर क्यों है। इसी बीच आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शांतनु ठाकुर का भी बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीएमसी सीए का डर फैला रही है पश्चिम बंगाल के लोगों में, पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और सीए काफी टाइम से चल रहा है। सुनिए शांतनु ठाकुर का ये बयान। सीए अब से नहीं हो रहा है, सीए बहुत पहले से शुरू हो गया है। अभी एसआईआर चालू हुआ है इसीलिए आपको लग रहा है ये एक गलत टाइम है, लेकिन सीए टोटली अलग विषय है, एसआईआर टोटली अलग विषय है। एसआईआर तो एवरी इलेक्शन से पहले एसआईआर होता है नेचुरली। इतना एसआईआर को लेके क्यों बात चल रहा है, क्या खो जा रहा है? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या खो जा रहा है, मैं तो यही सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ सीए फॉर देम दोज हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैं इसके सिवा कुछ नहीं देख रहा हूँ। और ये लोगों का अधिकार है भारतवर्ष में नागरिकता मिलने का, क्योंकि ये लोग लाचार बेबस और निपीड़ित हैं उस पार से, तो ये होना चाहिए। ये पूरा गलत बात है। ये एक नाटक तैयार किया जा रहा है, सजाया हुआ नाटक, जो नाटक नहीं करने से एक फायदा नहीं मिलेगा टीएमसी को, इसीलिए किया जा रहा है। चलिए। और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिनसे पहले ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और बीजेपी का कहना है कि जैसे ही एसआईआर पश्चिम बंगाल में कंप्लीट हो जाएगा, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चुनाव आयोग के द्वारा तब तक बाहर निकाल दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं, पर सिर्फ एसआईआर ही नहीं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर भी बीजेपी लगातार राज्य की महिला मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। लेकिन बंगाल में वंदे मातरम बाध्यतामूलक क्यों नहीं हो रहा है? हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। यहाँ ऋषि बंकिम ने बंगाल में ही वंदे मातरम को रचना की है। वंदे मातरम गीत और उसका स्लोगान को लेकर देश स्वतंत्र हुआ, हजारों क्रांतिकारी बलिदान दिए, लड़ाई किए। यहाँ वंदे मातरम लेके कुछ नहीं है। पूरा देश में उत्साह के साथ उद्यापन हो रहा है 150 साल, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, जापान का एक यूनिवर्सिटी डिलीट दे रहा है। ये अच्छी बात है, अगर मुख्यमंत्री को पुरस्कार मिले तो इसके पहले भी कोई पुरस्कार मिला था, पता नहीं उसका सोर्स क्या है, क्यों दिया है, लेकिन कुछ भी हो मिला है उनका, अच्छा है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा का विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा
2026 में बीजेपी आएगा तो टाटा को वापस लाया जाएगा। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात, उसका प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, क्योंकि टाटा का जो फैक्ट्री, खाली एक फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है, बंगाल की इमेज बहुत खराब है उससे। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे लोग बंगाल की तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की बिजनेस का, इंडस्ट्री का वातावरण ही नहीं है, इंडियनबाजी होता है, पॉलिटिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ की जीडीपी से लेकर सब प्रकार की परिस्थिति खराब हुई है। तो इस प्रकार प्रयास होगा तो अच्छा ही रहेगा। आज एसआईआर के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 5 और पिटीशन आ गई हैं जो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। उसमें से तमिलनाडु से पिटीशन आई है, पुडुचेरी से पिटीशन आई है, बंगाल से पिटीशन आई है। उन लोगों का कहना है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, जिसमें मैंने मांग किया है कि ये एसआईआर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है ये एसआईआर हो और एक भी फर्जी वोटर भारत में न हो। मैंने अपनी पीआईएल में भी कहा है कि लगभग 5 करोड़ भारत में फर्जी वोटर हैं और जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक इन फर्जी वोटर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। पिछले तारीख पे बिहार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अलाउ कर दिया था कि आधार को भी एक डॉक्यूमेंट के तरीके उपयोग किया जाएगा। मैंने उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया है और आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आधार एक्ट का हवाला देके कहा है कि आधार न तो रेजिडेंस प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार न तो एज प्रूफ है। और आधार जो अभी नए निकल रहे हैं 2023 के बाद से जो आधार प्रिंट हो रहे हैं उसमें लिखा भी है कि आधार न तो एज प्रूफ है, न तो रेजिडेंस प्रूफ है, न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है। किसी भी एरिया में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उसी क्षेत्र में घर होना चाहिए और वो 18 साल की उम्र उसकी पूरी होनी चाहिए, हो चुकी होनी चाहिए। चूँकि आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, न तो एज का प्रूफ है, इसलिए आधार को केवल और केवल आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया जाए। आधार का उपयोग केवल फर्जी वोट्स को पकड़ने के लिए करना चाहिए, फर्जी वोटर को पकड़ने के लिए करना चाहिए, न कि आधार को किसी डॉक्यूमेंट के रूप में मानना चाहिए। ये आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दलील दिया है और मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगली सुनवाई जब 26 नवंबर को होगी तो उसमें पहले हमें सुन लें। इस हमारी पीआईएल पे भारत की सभी राज्य सरकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कई राज्य सरकारें विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं, लेकिन समर्थन में एक भी राज्य सरकार अभी तक नहीं आई है। एसआईआर होना चाहिए ऐसा कह तो रहे हैं सब लोग, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई नहीं आया। एसआईआर का विरोध करने के लिए कई सांसद सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, लेकिन एक भी सांसद हमारे एसआईआर की जो हमारी मांग है कि एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर के समर्थन में कोई एक भी सांसद नहीं आया। विधायक भी आ गए हैं एसआईआर का विरोध में, लेकिन कोई एक भी विधायक एसआईआर के समर्थन में नहीं आया। कई सारे संगठन आ गए हैं एसआईआर का विरोध करने के लिए, कई सारे एनजीओज आ गए हैं एसआईआर का विरोध करने के लिए, लेकिन अभी तक समर्थन में कोई नहीं आया है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लगभग 20 याचिकाएं आ गई हैं जो एसआईआर का विरोध कर रही हैं, एसआईआर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही हैं। 26 नवंबर को इस पर फिर सुनवाई होगी, 26-27 नवंबर को, और मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। पूरे देश में एसआईआर होगा, रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होगा, हर 5 साल पे एसआईआर होगा, डोर टू डोर जाके एसआईआर होगा। हमने जो फॉर्म 6 है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। अभी आधार एक्ट कहता है कि आधार रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, लेकिन फॉर्म 6 पे आधार को एज ए प्रूफ ऑफ एज प्रूफ माना गया है। तो वो फॉर्म 6 को बदलना ज़रूरी है। फॉर्म 6 को बदलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पार्लियामेंट की है, लेकिन फॉर्म 6 अभी तक बदला नहीं गया है, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रखा है। इसलिए हमने फॉर्म 6 को भी चैलेंज किया है कि फॉर्म 6 में से आधार को जो एज प्रूफ माना जा रहा है इसको निकाला जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बीएलओ और वोटर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। फॉर्म 6 पे लिखा हुआ है कि आधार एज प्रूफ है, बीएलओ कहता है एज प्रूफ नहीं है, फिर वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आज ये भी मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है। अगली सुनवाई पे मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर स्टैंड क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्म 6 को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक और जो समस्या आ रही है आधार एक्ट को लेके, चूँकि आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह ले उसका आधार बन सकता है, और बड़े पैमाने पे जिनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वो लोग घुसपैठियों का आधार बनवा रहे हैं। आधार बनवाने के लिए केवल एक लेटर हेड पे लिख के देना है, पार्षद प्रधान लिख दे या सांसद विधायक लिख दे कि हाँ ये 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो आधार बन जाता है। और आधार फर्जी आधार बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं है,
इसलिए बड़े पैमाने पे आधार बनता जा रहा है। और जैसे ही आधार बन जाता है फिर 2,000 रुपये दे के राशन कार्ड बन जाता है, फिर जब आधार और राशन कार्ड दोनों बन जाता है फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, और जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के बाकायदा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जा रहा है, और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जा रहा है तो फिर लोग अपना बैंक में खाता भी खुलवा ले रहे हैं। और आज की डेट में बड़े पैमाने पे घुसपैठिए बड़े चालाकी से भारत में ज़मीन खरीद रहे हैं, भले ही 1 बिस्वा खरीद रहे हैं या 2 बिस्वा खरीद रहे हैं या छोटा सा जमीन टुकड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन खरीद रहे हैं जिससे उनका मालिकाना हक यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए। और चूंकि तहसील में भ्रष्टाचार है इसलिए कोई देख नहीं रहा है कि जिसकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है। और धीरे धीरे रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं वो देहात के एरिया में, रूरल एरिया में जा के वहाँ पे ज़मीनों का पट्टा भी करवा रहे हैं, ज़मीन अपने नाम पे खरीद भी रहे हैं। और जब उनके पास चूँकि 5-6 डॉक्यूमेंट हो गया, ज़मीन उनके नाम पे हो गई, तो फिर आप NRC करिए, SIR करिए, कुछ भी करिए, आप उनको बाहर निकाल नहीं सकते। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले वो फॉर्म 6 को बदलें, तत्काल बदलें। दूसरा, आधार एक्ट में एक क्लॉज डालें कि फर्जी आधार बनाना और बनवाना जघन्य अपराध है। ये फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है कॉमन सर्विस सेंटर पे, वहाँ बड़ा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगाएं और वहाँ लिखा होना चाहिए साफ साफ कि अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर वाला फर्जी आधार बनाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी, या कोई व्यक्ति अगर फर्जी आधार बनवाएगा उसको भी सज़ा होगी। जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने पे कठोर कानून नहीं होगा, इनको सज़ा नहीं होगी, तब तक न SIR सफल हो पाएगा न NRC सफल हो पाएगा। SIR NRC तभी सफल होगा जब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध हो, भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो। क्योंकि ये घुसपैठिए 12 से 15 हज़ार रुपये दे के 5 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं और फिर वो आयुष्मान कार्ड भी बनवा लेते हैं, जनधन खाता खुलवा ले रहे हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, मुद्रा लोन लेके उसी लोन से बाकायदा ज़मीन खरीद ले रहे हैं। तो एक तरीके से 12 से 15 हज़ार रुपये घुसपैठिए खर्च करते हैं और फिर लोन लेके यहीं ज़मीन खरीद ले रहे हैं, मकान भी खरीद ले रहे हैं, अपनी झुग्गियाँ भी बनाते जा रहे हैं और फिर उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आधार एक्ट को बदलना ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना ज़रूरी है, फॉर्म 6 को बदलना ज़रूरी है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है, इतना पुराना हो चुका है, 78 साल बीत चुके हैं, उस एक्ट को बदलना ज़रूरी है, तभी देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है कि घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में यहाँ बसते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, ज़मीन खरीदते जा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट कराते जा रहे हैं, प्लॉट भी खरीद रहे हैं, झुग्गियाँ भी बना रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। उसको रोकने का यही तरीका है, SIR हो, NRC हो, लेकिन सबसे पहले कानून को बदला जाए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव अब जल्द ही आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी के ही पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं, देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी का SIR का विरोध और पश्चिम बंगाल में हो रहे भ्रष्टाचारों से कितना ही असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 2026 में दीदी को करना होगा टाटा बाय बाय। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।